वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालते हैं और यहाँ लिखते हैं। फिर लिखा लेस नॉन ट्रेडिंग इनकम। अच्छा ये भी लिखा मैंने, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स जितना बढ़ता है उतना ऐड हो जाता है नॉन कैश चार्जेस में, ठीक है सर। और कम होगा तो यहीं पर माइनस हो जाएगा। लेस नॉन ट्रेडिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड रिसिप्ट, इन सबको माइनस कर, इन सबको ब्रैकेट में लेकर के यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे, फिर इसमें इसको माइनस करोगे तो हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसमें ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये लिखने के बाद हम देखते हैं हमारी करंट एसेट कौन कौन सी कम हो रही है और करंट लायबिलिटी कौन कौन सी बढ़ रही है। यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे, यहाँ पे उनकी वैल्यू लिखेंगे। लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट बढ़ेगी तो पैसा जा रहा है, करंट लायबिलिटी घट रहा है तो पैसा जा रहा है, लिख करके ब्रैकेट तो में एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो सर, एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ हाँ कर, वही कर। सर एक और थोड़ा सा और। हाँ तो ये लेस करके हमारा, जब हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी लेते हैं तो इसमें क्या नहीं लेते, सुना भाई ध्यान से। एक तो करंट लायबिलिटी में से, करंट लायबिलिटी में दो चीज नहीं लेते, शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं लेते क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं लेते क्योंकि वो टैक्स की ट्रीटमेंट होती है। इन दोनों को नहीं लेते करंट एसेट करंट लायबिलिटी में। ऐसे आप करंट एसेट्स में क्या नहीं लेते, एक तो करंट एसेट में से करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेते, और शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस नहीं लेते। तीन करंट एसेट नहीं लेते, बाकी सारी करंट एसेट आ जाती है। तो आपका आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, लेस करोगे टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का, और ऐड करोगे रिफंड ऑफ टैक्स, और इसमें ऐड होता है इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट भी होता है, इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट भी ऐड होता है, ये मेरा मिसिंग है। तो आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो जब आप बनाते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो पहले आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना होता है, फिर बनाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मैं लिख रखा जब इन्वेस्टिंग बनाते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ नॉन करंट एसेट पे जाता है। अगर आपकी फिक्स एसेट आपकी फिक्स एसेट बढ़ रही है तो आपने फिक्स एसेट परचेज किया है। देखो ये एरो का निशान का तभी फायदा है जब इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी हो, खाली ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो। अगर इनके ओपनिंग क्लोजिंग के साथ एडजस्टमेंट दी होती है तो फिर हम एरो से कोई मतलब नहीं होता, फिर हम अकाउंट से चीजों को लेकर जाते हैं। अगर आपको कोई विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर, विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन आ गया तो एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो आप एसेट परचेज कर रहे हो, और एसेट परचेज कर रहे हो तो आपका आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो मैंने क्या क्या लिखा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ गुडविल सर पेटेंट। तब एरो बनाने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? आपको तो पहले एरो लगाना नहीं है, एरो तो सिर्फ समझाने के लिए है। अच्छा ओके ओके। और शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस करंट एसेट से आएगा अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो, लेकिन इन सबसे हमारे पैसे जा रहे हैं, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस की वैल्यू कम हो रही है, तो हमारे पैसे आ रहे हैं। और इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, रिसिप्ट, ये पहले ऑपरेटिंग में लेस हुआ था, यहाँ पे ऐड होता है। इनका फाइनल अमाउंट यहाँ पर आया, नीचे उतारा, इसको लिखा नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको बनाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब बनाते हैं फाइनेंसिंग तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है, क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उनको समझ नहीं आता कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना। तो जब बनाते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी तो हम एक शेयर कैपिटल में से क्या लेते हैं, इक्विटी शेयर लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर लेते हैं, और रिजर्व सरप्लस में से क्या लेते हैं, सिक्योरिटी पीएम रिजर्व लेते हैं। तीन चीजें आती है आपकी शेयर कैपिटल में से। फिर है नॉन करंट लायबिलिटी, पूरा का पूरा यहाँ आता है। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग आता है, एसेट में से कुछ नहीं आता है यहाँ पे। अब वही लिखा देखो, शेयर कैपिटल अगर आपका बढ़ रहा है तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
लेकिन कोई टीचर कहती है कि आप है ना एक मतलब अभी लेटेस्ट कोई बच्चा टीचर बता रहे थे कि आपको इश्यू की जगह पे प्रोसीड्स लिखना चाहिए, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल, प्रोसीड्स फ्रॉम डिवेंचर, इंक्रीज इन सिक्योरिटी पे रिजर्व, जितना से एज पर बढ़ेगा उतना पैसा आ रहा है, लोन मॉर्गेज पब्लिक डिपॉजिट जितना बढ़ेगा उतना पैसा आ रहा है, इन सबको ये हमारे फेवर में था। लोन डिवेंचर कम हो रहा है तो पैसा जा रहा है हमारे पास से, रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर डिवेंचर। एक चीज ध्यान रखना है कि शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। अगर प्रेफरेंस शेयर कम हो रहे हैं तो आप उसको लिख दोगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लेकिन इक्विटी शेयर कम हो रहे हैं तो आप लिखोगे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, BUY, बाय मतलब खरीदना, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर लिखोगे, उसमें कभी भी रिडम्पशन नहीं लिखना, नहीं तो टीचर 1 नंबर काट लेगा। ओके सर। हाँ, फिर लिखा मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट और लोन डिवेंचर, ये सब एडजस्टमेंट की चीजें हैं। डिविडेंड पेड पहले प्रीवियस ईयर का वर्किंग नोट्स में गया था, ये भी वर्किंग नोट्स में गया था, यहाँ पे वहां पे ऐड हुआ था या माइनस हो गया, फिर सबका सम करके यहाँ लिखा, इसको नीचे उतारा, ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी आ गई। इसके बाद जब तीनों एक्टिविटी लिख देते हैं हम, फिर हम तीनों एक्टिविटी का सम करते हैं, वो यहाँ लिखते हैं। अगर आंसर प्लस में आएगा तो क्या लिखोगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और माइनस में आएगा तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट, जिसमें प्रीवियस ईयर का कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, इन तीनों का प्रीवियस ईयर का सम ऐड करके लिखोगे आप। तीनों एक्टिविटी का सम किया, उसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट ऐड करा, जो आंसर आएगा वो कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट के करंट ईयर के वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है सर एक चीज पूछनी थी, हमने जो चीज ऑपरेटिंग में सब्ट्रैक्ट करी थी इंटरेस्ट डिविडेंड वाला, वो हमने बाद में इन्वेस्टिंग में ऐड क्यों करी, इसका लॉजिक क्या था? एडजस्टमेंट 2 जगह रिकॉर्ड होती है और ट्रांजैक्शन 1 जगह रिकॉर्ड होती है। ठीक है सर। देखो प्रॉफिट निकालते समय ध्यान रखना है कि आपको 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, लास्ट ईयर प्रॉफिट 30 का था, अब 40 का हो गया, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर कितना हुआ, 10,000। लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट इतना था, अब इतना रह गया, तो आपका 10,000 का लॉस हो गया। लास्ट ईयर का 30,000 का लॉस था, अब 40,000 का लॉस हो गया, तो लॉस इंक्रीज हो रहा है, तो कितने से हो रहा है, 10,000 से। लॉस की वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब ड्यूरिंग ईयर 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, जो इस लॉस को कवर करने के बाद भी 30,000 का लॉस है। लास्ट ईयर मेरा 30,000 का लॉस था, अब करेंट ईयर में 40,000 का प्रॉफिट है, इसका मतलब है 30,000 को लॉस को कवर करने के बाद ये प्रॉफिट है, दैट इज मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर हो गया 70,000। लास्ट ईयर में 30,000 का प्रॉफिट था, अब ये लॉस है, तो लॉस भी खत्म, प्रॉफिट भी खत्म हो गया, फिर भी इतना लॉस है, तो ड्यूरिंग द लॉस कितना हुआ, 70,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स के जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ से देखना है, 3 कंसेप्ट है। अगर टैक्स खाली बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो जो करंट ईयर का होता है वो वर्किंग नोट्स में ऐड होता है और वहां लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, और जो प्रीवियस ईयर का है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही लास्ट में माइनस करते हैं हम, वो कंडीशन कैलिब्रेट लेने के बाद जब लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, तो वहां टैक्स पेड माइनस कर देते हैं प्रीवियस ईयर का, मतलब करंट ईयर का ऑपरेटिंग में ऐड हो रहा है वर्किंग नोट्स में, और ये ऑपरेटिंग में लास्ट में जाकर माइनस हो गया। अगर आपको टैक्स कहाँ दे रखा है, सिर्फ एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो सेम वैल्यू ऑपरेटिंग में ऐड होगी, सेम वैल्यू ऑपरेटिंग में माइनस होगी। ऐड पता कहाँ करोगे वर्किंग नोट्स में, और लेस करेंगे लास्ट में ऑपरेटिंग में। और टैक्स का अगर ओपनिंग क्लोजिंग के साथ उसका एडजस्टमेंट है तो टैक्स अकाउंट बनेगा। ऐसी कोई भी आइटम जिसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया और साथ में एडजस्टमेंट दिया तो उसका अकाउंट बनता ही बनता है। तो ये आपका पहले 4 चीज लिख दो, बाय बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, आप टैक्स पे करते हो तो क्या एंट्री होती है, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो PL से चार्ज करते हैं उसके लिए क्या लिखते हैं, बाय स्टेटमेंट PL, क्योंकि स्टेटमेंट PL का डेबिट में आ जाता है टू प्रोविजन फॉर टैक्स। आपका ओपनिंग कितना है, 30,000, क्लोजिंग कितना है, 40,000। अब आपको टैक्स पेड दे रखा है तो टू बैंक पेड दिया हुआ है, तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और अगर पेड की जगह टैक्स प्रोवाइडेड दिया हो,
टैक्स में ड्यूरिंग दे रखा हो, तो ये गिवन है। और ये बैलेंसिंग फिगर, ये वर्किंग नोट्स में ऐड होगा, ये ऑपरेटिंग में माइनस होगा। बैलेंस कोई भी हो सकता है, चाहिए हो चाहिए हो, ये ऐड होगा और ये माइनस होगा। टैक्स में ड्यूरिंग दे लिखा होगा, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दे लिखा होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा होगा। ये पेड वर्ड नहीं लिखा होगा, पेड लिखते ही ये गिवन है बस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कब बनता है? जब डेप्रिसिएशन का आपको ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया हो और साथ में एडजस्टमेंट भी दिया हो, तो टैक्स अकाउंट बनता है। तो टैक्स अकाउंट में 4 चीजें होती है। बाय बैलेंस बीडी, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 4 चीजें होती है। बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, टू फिक्स्ड एसेट्स, बाय स्टेटमेंट पीएल। इसमें कहीं बैंक नहीं आता। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपकी एक्यूमुलेटेड है। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जिस मशीन के पार्ट को बेच रहे हैं हम, उस पार्ट की डेप्रिसिएशन है, उस मशीन के पार्ट की डेप्रिसिएशन है। लिखा होगा एक मशीन 50,000 की तो बेच रहे हैं, तो उस मशीन, जो मशीन आप बेच रहे हो उसको जब खरीदा होगा और जब बेच रहे हो तब तक जितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है उसी को एक्यूमुलेटेड कहते हैं। तो ये तुम्हें दिया हुआ है, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। जहां किसी भी अकाउंट में जहां भी स्टेटमेंट पीए लिखा होता है तो सोच लो वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो सर आप, हमें फिक्स्ड एसेट वाला बता दो जो हमारा डेबिट साइड पर है। बता रहा हूँ, ये आपका ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखी है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंसिंग फिगर आएगा। और अगर आपको डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग दे रखी है तो इसका मतलब ये दे रखा है, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ये ड्यूरिंग देयर ऑपरेटिंग में ऐड होता है, और जो ये वाला होता है ये एसेट अकाउंट में जाता है, एक्यूमुलेट यहाँ जाता है। आपको इसलिए लिखा होगा बेटे, लिख रखा देखो मैंने, डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दैट इज एक्यूमुलेटेड। जिस मशीन के पार्ट को बेच रहे होते हैं ना उसकी डेप्रिसिएशन है ये। तो आपको इन दोनों में से एक चीज दी होगी। अगर ड्यूरिंग दे रखा होगा तो ये बैलेंसिंग, और एक्यूमुलेटेड दे रखा होगा तो ये बैलेंसिंग। ये ऑपरेटिंग में जाता है, ये अकाउंट में जाता है। तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कई बार कि एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन कौन सी लिखे। सर जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल है वो तो पूरी मशीन, ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा ना डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द तरह। ठीक है ठीक है। अगर आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट बना है तो ही एक्यूमुलेटेड यहाँ आएगी, तो ही आएगी। और अगर ये अकाउंट नहीं बना, कब नहीं बना? जब इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। अगर ये अकाउंट नहीं बना तो फिर ड्यूरिंग दे रहेगी यहाँ पर भी। ठीक है सर। सर बैलेंस, अगर अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है और हमने डेप्रिसिएशन का प्रोविजन अकाउंट बना लिया, तो हाँ, उसके बाद हम डायरेक्टली कैश फ्लो में एंट्री नहीं कर सकते। फिक्स्ड अकाउंट बनाना जरूरी है, फिक्स्ड एसेट। इसको बनाने का पर्पस होता है, अगर आप पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, ठीक है, तो फिर इसको बनाना जरूरी होता है क्योंकि आपको परचेज सेल चाहिए ना एसेट की, हाँ जी सर। तो यहाँ से आएगी। तो आपने लिखा टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, आपको लिखा होगा एसेट को कितने में बेचा है। और जो डेप्रिसिएशन है, अगर ये अकाउंट बना डेप्रिसिएशन तो आपकी एक्यूमुलेटेड वाली यहाँ पर आ गई, और ये अकाउंट नहीं बना तो ड्यूरिंग देयर आ जाएगी। जब किसी एसेट को सेल करोगे तो पहले बुक वैल्यू निकालोगे। बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट में डेप्रिसिएशन माइनस का बुक वैल्यू आ जाएगी। फिर बुक वैल्यू को सेल से कंपेयर कर लो। अगर आप बुक वैल्यू से ज़्यादा बेच रहे हो तो प्रॉफिट आ जाएगा, कम बेच रहे हो तो लॉस आ जाएगा, और फिर परचेज आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। जो परचेज होती है और सेल होती है जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लॉस है तो ऑपरेटिंग में ऐड होगा, डिप्रेशन ऑपरेटिंग में ऐड होगा, प्रॉफिट होगा ऑपरेटिंग माइनस होगा। अच्छा ठीक है, बुक ले रखा आपने एनालिसिस वाली? ठीक, हाँ। अब आपको प्री बोर्ड के लिए भी उसमें से कम से 4-5 पेपर सॉल्व करना है पहले से ही। बहुत मेहनत करो बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत। मेहनत जरा से ढिलाई कर दोगे सब गड़बड़ हो जाएगा।
देखो आपके सामने है, पेज नंबर है 5.34। हाँ जी सर। सर एक सेकंड रुक जाओ, मैं भी बुक ले रही हूँ। मार्केट से ले रहे हो? नहीं सर, दूसरे रूम में थी। अच्छा, तो बुक लेके आ रहे हो। शिवांश, हाँ जी सर। हाँ, आपका क्या कैसा सीन है? फीस आप कैश दोगे या पेटीएम करोगे? सर कैश दूंगा। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, पेज नंबर है 5.34। निकाल लिया? कनिका निकाल लिया पेज 5.34? हेलो? सर आ रही है आपकी आवाज? नहीं, वो कनिका की आवाज नहीं आ रही। कनिका, कनिका, पता सर नहीं। मे भी शायद बुक लेने गई हो कोई और। वो तो दीदी ले आई हूँ। पता नहीं सर। चली गई ना। यही प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी सर। सर सब इस बुक के बाद मेरे को कोई वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली बुक लेनी चाहिए नहीं? देखो ऐसा है, आपके पास आ गई टीएस अग्रवाल के बैक साइड में चैप्टर वाइज स्कैनर दे रखा है, ठीक है? हाँ जी सर। वो सारे बोर्ड के क्वेश्चन है। अच्छा सर समझ गया। 2019 का जो पेपर है वो आपको मतलब चैप्टरों के अंदर दे रखा है हर जगह। अच्छा सर। आपका इम्पोर्टेंट मार्क करवा रखा है। ठीक है सर। और 2020 का जो पेपर आप 2008 ऐसा कर सकते हो, 2019 का और 20 का पेपर है ना, डाउनलोड कर सकते हो उससे, नेट नेट। से। हाँ हाँ, जी करके सर। आप मेरे से क्वेश्चन करके चेक करा सकते हो, क्योंकि जितने भी सैंपल पेपर आए हैं ना उसमें बोर्ड का पेपर नहीं है। अच्छा ठीक है सर। क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि जो 30% कोर्स कट गया है ना, हाँ जी सर। इसलिए किसी भी सैंपल पेपर में बोर्ड के पेपर नहीं डाल रखे इन्होंने। हाँ हाँ जी सर। तो इसलिए, और है ना आपको, और जो सीबीएसई लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर है वो तो आपको वो एनुअल अकाउंटेंसी में है ही, प्लस 14 पेपर दे रखे, 30% कोर्स दे रखे, तो हमें तो प्रैक्टिस वैसे ही करनी है ना। हाँ जी सर। हाँ जी सर। बहुत है, जरूरत नहीं है इधर उधर। और अब आपको मेरे सारे नोट्स अगर याद अच्छी तरह से, और आप बुक के अंदर बढ़िया से रिवीजन करते हो, तो कुछ इधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर। आप कनिका हाँ सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था एकदम से, निकाल लिया अब आ पेज गई। नंबर?
क्या अरे सर? 5.34 निकाल लिया? हाँ सर। ठीक है, देखो आपको इसमें आपको लिख रखा है पर्टिकुलर में प्रोविजन फॉर डेप्रेशन ऑफ प्लांट दे रखा है 2 साल का, और नीचे लिखा प्लांट कॉस्टिंग 20,000, बुक वैल्यू है 14,000। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 20 की कॉस्ट है और 14 की बुक वैल्यू है, तो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000 हो गई। तो इन्होंने देखो नीचे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, उसमें लिखा है बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस बीडी, कितना था? अरे यार, तीसरी आइटम मैंने हाँ, ईयर कैसा है? ऑर्डर में ईयर है। यहाँ पर है आपका बैलेंस बीडी 30,000 और बैलेंस सीडी है 35,000, और आपको एक्यूमुलेटेड निकाल लिया था आपने 6,000 रुपये। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। ठीक है शिवांश? सर ये 6,000 कैसे आया? 20,000 प्लांट जो बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट 20,000 है और बुक हाँ, वैल्यू है 14,000। अच्छा ठीक है, समझ गया। 6,000 आपका एक्यूमुलेटेड हो गया, तो वो ठीक है, आपको गिवन है। तो आपका बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है सर। ये आपका ऑपरेटिंग में जाएगा और 6,000 आपका एसेट अकाउंट में जाएगा। ठीक है सर। ठीक है? सर 6,000 तो डेप्रिसिएशन के नाम से जाएगा ना? हाँ हाँ, वैसे इन्होंने प्लांट अकाउंट बनाया, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ओके सर। और बनेगा भी नहीं, पता नहीं क्यों बना दिया इन्होंने, पागल। अच्छा, अच्छा भाई, ठीक है। हाँ जी सर। ये हो गया, टैक्स अकाउंट हो गया, ये भी हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हो गया। देखो आपको इंटरिम डिविडेंड हमेशा एडजस्टमेंट में दिया होगा, तो सेम वैल्यू आपकी ऑपरेटिंग में ऐड होगी, सेम वैल्यू फाइनेंसिंग में माइनस होगी। आपको 2 साल का डिवेंचर दिया हुआ है, आगे 9% इंटरेस्ट दे रखा है, और कुछ बताया नहीं गया कि डिवेंचर हमारे कब रिडीम हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के वैल्यू पे इंटरेस्ट निकलेगा 9%। तो 1,50,000 का 9% इंटरेस्ट कितना हो गया? 13,500। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा वर्किंग नोट्स में, और फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस होगा। यहाँ माइनस हो गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये ब्रैकेट में आएगा, मैंने ब्रैकेट लगाना भूल गया। और आपको लिखा है डिवेंचर जो हमारे कम हो रहे हैं वो रिडीम हो रहे हैं, और लिखा हुआ 10% प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। तो बेटा 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। यानी कंपनी जो है 50,000 वाले को 55,000 पे कर रही है। आपके डिवेंचर 50,000 से कम हो रहे हैं, उनको मतलब प्रीमियम उस वैल्यू पे निकाला जाता है जितने से हमारे डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं। 50,000 से रिडीम हो रहे हैं, तो 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000। ठीक है, तो 5,000 तो ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर 5,000, और फाइनेंसिंग में आएगा रिडम्पशन डिवेंचर 55,000 रुपये। ठीक है, कर दो लास्ट कॉलम। मैंने ये बोला कि डिवेंचर हमारे जो रिडीम हो रहे हैं वो 50,000 से हो रहे हैं, और 50,000 वाले को हम 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। देखो डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट निकाला जाता है वो तो प्रीवियस ईयर पे निकालते हैं, लेकिन प्रीमियम उस पे निकालोगे जितने से आपके डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं। तो 50,000 से रिडीम हो रहे हैं, तो 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000 हो गया। हाँ जी ये सर। 5,000 आपका ऑपरेटिंग में ऐड हो गया, और फाइनेंस में कितना गया? 55,000 रुपये। ठीक है। ओके, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अरे यार ये क्या खुल गया?
बेटा ऐसा है कि है ना, इतना इतना पोर्शन की आप है ना, इतना पोर्शन की फोटो खींच लो। फोटो तो पूरे खिंचवाऊंगा, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ले लिया? सो और ये पोर्शन मैं साथ रख रहा हूँ, इतना हिसाब में रखता हूँ। अब वो साथ में रख के क्वेश्चन करना है। देखो इसमें पहले आपको लेजर कौन से बनेगा, आपको इसमें ईयर कैसे दे रखे हैं, उल्टा दे रखे हैं। आपको डेप्रेशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन दे रखी है 6000। एक बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक बनेगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट, दो एक बनेगा टैक्स अकाउंट, तीन अकाउंट बनेंगे इसमें। हाँ जी सर। बनाओ बेटा, फटाफट बनाओ। पहले बनाओ डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें लिखो आप बाय बैलेंस बीडी 22,000, टू बैलेंस सीडी 30,000 और टू फिक्स्ड एसेट 6000। तो बाय स्टेटमेंट पीएल निकालो। सर अमाउंट तो ये सरप्लस वाला जाएगा ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला। आपने डेप्रेशन को बनाया तो लिख दिया ना, बाय बैलेंस बीडी 22,000, हाँ टू जी बैलेंस सर। 30,000, टू है ना फिक्स्ड एसेट 6000। तो आपका इधर डेबिट में 36 आ गया, उधर 22,000 है, तो तेरा बाय स्टेटमेंट पीएल 14,000 निकल गया, वो डेप्रेशन ड्यूरिंग ईयर हो गया। हाँ जी सर। अब बनेगा तेरा फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट में आएगा टू बैलेंस बीडी 82,000 और बाय बैलेंस सीडी 80,000। कनिका डेप्रेशन अकाउंट बन गया आपका। सब बना सर एक बार आप वैल्यूज बता डेप्रिसिएशन अकाउंट की या फिर उसकी डेप्रिसिएशन। उसमें होगा, टू मशीन में आ जाएगा 6,000, टू बैलेंस सीडी में आ जाएगा 30,000, बाय बैलेंस बीडी में 22,000 और बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 14,000। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर भी लिखना जरूरी होता है? हाँ, फिर बनेगा आपका फिक्स्ड एसेट अकाउंट, टू बैलेंस बीडी 82, बाय बैलेंस सीडी 80,000।
अब एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन कितने जाएगी आपकी शिवांश? 6,000। हाँ ठीक है ठीक है। तो जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तो एक्यूमुलेटेड जाती है, और आपने बेचा कितने में एसेट को? 10,000 में बेचा है, तो बाय बैंक सेल 10,000 आ जाएगा। 20,000 की कॉस्ट है, 6 की डेप्रिसिएशन है, बुक वैल्यू हो गई 14, बेचा 10 में, 4 का लॉस भी हो गया। तो राइट साइड में लिखोगे बाय बैंक सेल 10,000, बाय डेप्रिसिएशन 6,000, और बाय लॉस ऑन सेल 4,000, टू बैंक परचेज निकल जाएगा। वैसे भी कंसेप्ट होता है कि जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट अकाउंट कॉस्ट प्राइस पे बनता है। जो मशीन बेच रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है? 20,000 है। देखो इनका तीनों का सम करो तो राइट साइड का टोटल करो तो 20 ही आ जाएगा। 10 6 4 20 हो गया। तो आपका टू बैंक परचेज कितना निकला भाई? $18,000। ठीक है। अब बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। आपका टैक्स का ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, और टैक्स आपको क्या दे रखा है शिवांश? ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड लिखा हुआ है, तो ये बैंक दे रखा है या स्टेटमेंट पीएल दिया हुआ है? सर ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल। वेरी गुड। तो आपका टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आएगा। टैक्स का ओपनिंग है भैया 6,000, बाय बैलेंस बीडी 6,000, टू बैलेंस सीडी 8,400, और बाय स्टेटमेंट पीएल है 9,400, तो उधर का टोटल हो गया 15,400। टाइप बैलेंसिंग फिगर 7,000। ठीक है। हाँ जी। अब बनेगा आपका वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? प्रॉफिट। वो कहाँ से मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस से। सर ये जो हम अकाउंट्स बनाते हैं ये भी वर्किंग नोट्स की हेडिंग के अंदर ही आएंगे ना? नहीं, जैसे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो तो वर्किंग नोट्स में निकालना होता है ना अलग से। नहीं वो तो निकालना ही होता है, पर वो शायद वर्किंग नोट 1 बनेगा और ये अकाउंट्स बाकी के वर्किंग नोट्स बनेंगे ना? हाँ। ठीक। आपके पास प्रॉफिट भी दिया हुआ है, आपका जन रिजर्व भी दिया हुआ है 2, डिविडेंड दे रखा है प्रपोज पिछले साल का देते हैं 18 का लेंगे 3, टैक्स मेड दे रखा है 4, बस 4 आइटम है, इंटरिम डिविडेंड है नहीं। सर मैं एक सेकंड लैपटॉप का चार्जर लेके आ रहा हूँ। हाँ बेटा।
सर 23,600 है क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, प्रॉफिट आपका 400 का है, रिजर्व आपका जो है 3,600 से बढ़ रहा है, तो 4,000 तो यही हो गया। टैक्स है 9,400, आ गया सर। डिविडेंड है 10,000। सर क्या बताया आपने अभी? मैंने कहा कि वर्किंग नोट बनाओगे तो पहले प्रॉफिट का अमाउंट 400 रुपये का है, जनरल रिजर्व आपका जो है 3600 है, प्रोविजन फॉर टैक्स 9400 है, और प्रपोज डिविडेंड आपका जो है वो 10,000 है। अच्छा सर, ये 8,000 का क्या करना है? वो जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है। सिर्फ नहीं, जो डिविडेंड होता है सिर्फ प्रीवियस ईयर का लेते हैं। अच्छा सर, मतलब इस 8,000 का वैसे कोई काम नहीं है वर्किंग नोट में? नहीं, ओके सर। ये अपने आप क्यों हिल रहा है? तुम लोग कुछ कर रहे हो क्या? मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। सर कुछ कह रहे हो आप? हमसे कह रहे हो क्या? हाँ, मैं मेरा माउस ऐसे पड़ा हुआ सामने अपने आप हिल रहा है, मतलब बदल बदल के कुछ हो रहा है। नहीं सर। नहीं सर, हम तो कुछ नहीं कर रहे। अब ऑफलाइन वाले बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, 2 बच्चे और बढ़ गए। अच्छी बात है सर। हाँ, तो मैंने अब आज कल रात को डायरी में लिख लिया किसको ऑफलाइन पढ़ाना है, किसको ऑनलाइन पढ़ाना है। ऐसी कंफ्यूजन हो रही थी। तो सर अब आप शायद एक और दिन अब ऑफलाइन का रख सकते हो। जो बड़ा मैंने 3 दिन तो बना बढ़ा दिया है। एक तो मैंने सोचा है संडे, मंडे और वेडनेसडे, क्योंकि ट्यूसडे थर्सडे जो है ना बहुत ट्यूशन होती है, और उस दिन सारे 11th वाले बच्चे होते हैं, और 11th वाला कोई भी ऑफलाइन नहीं ले रहा, सिर्फ एक बच्चा को छोड़ के। हाँ सर, 11th वाले तो नहीं लेंगे। और 12th में भी कई बच्चे जो कहते हैं नहीं, उसको बोलो सर हमें हमें ऐसे अच्छा लगता हूँ, नहीं बोलो ठीक है भैया। तो फिर आप आते वक्त मेट्रो से आते हो सर? हाँ, तो फिर आप आते वक्त जिस दिन आप ऑफलाइन क्लास देना आता आप मेट्रो से आते हैं? मेट्रो मेट्रो ऑटो, बस में तो मैं चढ़ता नहीं कभी भी। सर बस तो बहुत करीब होती नहीं, बस तो मेरे को सूट भी नहीं करती। 4 साल होगा बस पे चढ़े मेरे को। ऑटो मेट्रो, बस ऑटो मेट्रो। अब मेट्रो में भीड़ ही बहुत होने लगी भाई। सर प्रपोज डिविडेंड भी ऐड करेंगे ना? हाँ हाँ भाई, 10,000 रुपये। हाँ जी सर, ठीक है। अब बनाओ बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें लिखो प्रॉफिट, पहले लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, नीचे लिखो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सर एक सेकंड सर, मैंने वर्किंग नोट में प्रॉफिट में वो जनरल रिजर्व ऐड कर दिया, प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दिया, और एक और क्या, कौन सी चीज करनी थी? प्रोविजन फॉर टैक्स 9,400। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है सर। और सर वैसे इसमें सब्ट्रैक्ट क्या चीज होती है? टैक्स पेड किसी? नहीं, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होता है, और अच्छा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव माइनस होता है। ठीक है सर।
अब बनेगा सर अगर हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो वो भी सब्ट्रैक्ट होता है। तो वो रेट का बोलो इनकम टैक्स पेड जो है वो आपका माइनस होगा ना वहां पे ऑपरेटिंग इक्विटी जब लास्ट क्लोज करोगे। तो रखेगा। अब लिखो बेटा ऊपर में कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। हाँ जी सर। हाँ बेटा और उसमें लिखोगे पहले आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसको अंडरलाइन कर देंगे। सर इसमें तो दो ही वो बनेंगे ना, हेडिंग, एक पर्टिकुलर्स और फिर एक अमाउंट। दो कॉलम अमाउंट के। ठीक है सर। बेटा 1 मिनट आ रहा हूँ। के माँ क्या क्या लिख लिया भाई? सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग लिख लिया। सर मेरे को ये पूछना था, अभी नॉन कैश में एक तो डेप्रिसिएशन जाएगा, एक प्रोविजन फॉर टैक्स वाला जाएगा, और क्या जाएगा? हाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दिया ना उसमें। एक तो आपका आ गया, हाँ एक तो आ गया आपका डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। आपका जो निकला था कितना निकला था? सर ये निकला था हमारा, एक सेकंड में बताता हूँ। 14,000। हाँ जी सर 14,000। फिर आपका लॉस ऑन सेल आएगा 4,000। हाँ जी सर। डिवेंचर पे इंटरेस्ट निकलेगा 15%। और आपका डिवेंचर लिखा हुआ जो इशू है एंड में इशू है, तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी है? 12,000 है, तो 12,000 का निकलेगा 15%। सर प्रोविजन फॉर टैक्स भी आएगा ना? नहीं भाई नहीं। ओके सर। अच्छा उसको तो हमने वर्किंग नोट से तो माइनस किया, हम ठीक है। डेप्रिसिएशन लिख दिया, लॉस ऑन सेल लिख दिया, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आएगा प्रीवियस 18,000 पे निकलेगा 2018 12,000 पे निकलेगा 15%।
और आपका इंटेंजिबल एसेट कोई है नहीं, इधर कुछ है नहीं, बस यही है। सर नॉन कैश चार्जेस में 3 आइटम्स थे। क्या नॉन कैश चार्जेस? उसमें आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आएगा, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आएगा। सर तीनों फर्स्ट वाले कॉलम वाले अमाउंट में आएंगे हाँ ना? हाँ। ठीक है सर। सर ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स भी ऐड ही होगा ना? सारे ऐड ही होने हैं ये सारे। हाँ और सर इंटरेस्ट ऑन जो इनकम होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है। हाँ। हाँ जी सर, ठीक है सर। सर नॉन कैश चार्जेस के बाद हमें डिक्रीज इन वो करना है। हाँ वही लिखेंगे, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग इनकम को कोई आइटम है नहीं, तो आप लिखोगे तो आपका जो नॉन कैश चार्जेस को ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसका कहेंगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और सर उसको सेकंड वाले कॉलम में लिखना है फर्स्ट वाले में ही? देखो बेटा, इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। देखो आपको यह लिखा है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 23,400 आया, इसमें तीनों आइटम को ऐड करा हमने, पूरा पूरा ऑपरेटिंग अंदर सॉल्व करके तब बाहर गया है। सर तो फिर ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई कर आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर। हाँ आप कर लेना, तभी तो आंसर करवा रहा हूँ। आप फोटो खींच लिया ना फोटो इसकी, तो माउस भी गड़बड़ हो रहा है इसका। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये तो आपने बना भी लिया वैसे, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन करने के बाद एक बार अच्छी तरह दोबारा नोट्स को रिवीजन करना, ठीक है, और 3-4 क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखे होंगे उनको ट्राई करना, फिर मैं आपको और रिवीजन करा दूंगा। ओके बेटा, बाय।